सुबह 7 बजे मुंबई के फेमस बाबा इंटरनेशनल में ब्रेकफास्ट करता मनु ये सोच रहा था कि वो 10 बजे 3 जगह कैसे पहुंच सकता है। एक तरफ आसिफा उसे अंधेरी स्टेशन बुला रही थी, जो कि ज्यादा दूर नहीं था, पर स्निग्धा अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजकर 10 बजे होटल आने के लिए कह रही थी और 10 बजे ही उसे बांद्रा पहुंचना था। आखिर ऑफिस की वजह से ही तो वो मुंबई आया था। हे काम देवता, ये कैसी मुसीबत में डाल रहे हो। 2 चॉइसेस होती तो मैं टॉस कर लेता, 3 में से एक चूज करने के लिए क्या करूं? मेरे भक्त ने डायरेक्ट मुझसे मदद मांगी थी, भला मैं उसे निराश कैसे कर सकता था। मैंने मन्नू के दिमाग में एक आइडिया सरका दिया। मन्नू ने तुरंत फोन उठाया और स्निग्धा को एक मैसेज किया कि ठीक 10 बजे मुंबई ऑफिस के कोलीग यहाँ होटल में मिलने आने वाले हैं। अब या तो तुम मैक्सिमम 9 बजे तक आ जाओ या शाम को मिलो। 10 मिनट बाद भी स्निग्धा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मन्नू ने नाश्ता खत्म किया और भाड़ में जाओ सब कह के बेड पर फैल गया। उसे कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट की जरूरत थी, पर जो आदमी इतनी लड़कियों से ऐसे ऐसे रिलेशंस में उलझा हो, उसको भला रेस्ट करने का मौका कैसे मिल सकता था। मन्नू ने मोबाइल देखा, शिवानी कॉल कर रही थी। इधर मन्नू शिवानी से मजबूरी में ही सही बातों में लग गया था और उधर दिल्ली में बेचारा गौरव, जो 10 बजे उठने के बाद भी कहता था कि अभी 10 मिनट और सोने दो, वो सुबह 7:30 बजे ऑफिस आ चुका था। गौरव को खाली ऑफिस में बस एक पियोन चाचा ही दिखे। वो अपनी डेस्क पर बैठे प्लेट भर के पोहा खा रहे थे। गौरव उनके पास पहुंचा। अरे पियोन अंकल, आप इतनी सुबह ऑफिस कैसे आ जाते हो? हम कहीं जाएंगे तो आएंगे ना, हम तो यहीं रहते हैं ऑफिस में। अरे तो आपके घर वाले वो परेशान नहीं होते क्या? वो काहे परेशान होंगे, वो थोड़ी ऑफिस में रहते हैं, वो गांव है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि कोई मिस्टर अरुण है क्या यहाँ पे, और मेरे लिए कोई टिकट छोड़ कर गए हैं? हाँ गए हैं ना, अभी देते हैं, रुको। पियोन ने चाय की एक जोरदार चुस्की ली। गर्मा गर्म चाय देखकर गौरव के मुंह में पानी आ गया। उसने बात बदलनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए अंकल, ये रेल टिकट ऑनलाइन भी तो भेजी जा सकती है ना? और ये अरुण करके जो भी कोई है, अगर वो मुझे ईमेल कर देता तो मुझे यहाँ सुबह सुबह आना ही नहीं पड़ता। यही जो मजा हमारे बॉस का, वो अभी भी 90 के स्टाइल में ऑफिस चलाते हैं। जो तुम पूछे ना, एक बार मनु जी भी पूछे थे कि टिकट ऑफलाइन करवाने की क्या जरूरत है जब ऑनलाइन हो सकती है, ईमेल पर भेजी जा सकती है, तो काहे अरुण को भगा भगा के दिखाते हैं। अच्छा, और फिर मामा क्या बोले? फिर तुम्हारे मामा श्री ने जवाब दिया कि टिकट कराने वाले से लेकर टिकट लेकर जाने वाले तक सबके लिए टिकट की वैल्यू बनी रहती है। ऑनलाइन काम कर कर के लोग निकम्मे होते जा रहे हैं और हम भी उनकी बात से सहमत हैं। अभी आप खुद को ही देखिए, आपको सुबह यहाँ टिकट लेने नहीं आना होता तो क्या आप अपने बिस्तर से 6 बजे उठे होते? गौरव सोचने लगा। ज़्यादा सोचिए मत, नहीं उठे होते, और कोई बड़ी बात नहीं कि आप ट्रेन ही छोड़ देते और यहीं दिल्ली रह जाते और फिर बहाना मारते कि ये हो गया वो हो गया। हमारे बॉस मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करते हैं, समझे? गौरव ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा अंकल, ये हार्ड वर्क और ऑफलाइन का खेल तो समझ में आ गया मुझे, पर ये समझ में नहीं आया
कि मन्नू सर ने मामा से मेरी तारीफ क्यों की। पियोन खाते खाते रुक गया। वो एक टक गौरव को घूरने लगा और फिर एकदम से मुस्कुराया। आपको भी तारीफ की उन्होंने। लगता है आपने भी उनके कहीं उंगली की होगी। मैंने भी मतलब? और किसने की? देखो भाई, वैसे तो मन्नू जी बड़े सही आदमी हैं, पर अपने काम से काम रखते हैं। पियोन ने कम से कम बोलते बोलते मुस्कुराते हुए एक जोरदार आंख मारी। पर अगर कोई उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करता ना, तो मन्नू जी उसका ऐसा हाल करते हैं कि बस। एक आपको जैसा ही लड़का आया था इधर, क्या तो अच्छा नाम था उसका, हाँ रिंकू, आपसे बड़ा था थोड़ा। वो मन्नू जी को उंगली करने लगा कि यहाँ क्यों जाते हो, वहाँ गए तो इतना टाइम क्यों लगा। मन्नू जी 2 दिन तो चुप रहे, कुछ ना बोले। फिर 2 दिन के बाद? 2 दिन बाद 2 दिन बाद उन्होंने बॉस के सामने रिंकू जी की तारीफ करना शुरू किया। बताया कि वो कितना मेहनती आदमी है, और ये भी बताया कि वो तो 4 जनों का काम अकेले ही कर सकता है। फिर मन्नू जी ने बॉस को चढ़ाया कि वो लड़का उस ब्रांच से भी बिजनेस ला सकता है जहां हमारी कंपनी को कोई जानता नहीं। बस फिर क्या था, बॉस चढ़ गए। पर इससे पहले कि वो उस लड़के को प्रमोट करते, लड़का मन्नू जी की शिकायत लेके उनके पास आ गया। बॉस हैरान हो गए कि मन्नू तो इसकी तारीफ में कर करके थकता नहीं, और ये ससुर कल का लौंडा अपने ही सीनियर की बुराई करने आ गया। पियोन ने आखिरी चम्मच पोहा भी मुंह में भर लिया। और फिर क्या हुआ? आगे बताओ ना। आगे बेटा ये कि तुम्हारे मामा श्री ने उस लौंडे को कंपनी की तरफ से एक बाइक दिलवाई, उसकी सैलरी बढ़वाई, और उसको राजस्थान के झुंझुनू में ट्रांसफर करवा दिया। अब वो उसी बाइक पर तपती गर्मी में गली गली घूमता झुंझुना बजा रहा है। गौरव सोचने पर मजबूर हो गया। गौरव गरीब रथ के 3rd AC कोच में 2 लोगों के बीच इरिटेटेड हुआ बैठा था। ये ट्रेन सराय रोहिला से थी, जो उसे अगले दिन सुबह 7:30 पे बांद्रा मुंबई पहुंचाने वाली थी। सुबह 9 बजे अपने कंफर्टेबल रूम के सुपर कोजी बेड से मनु उठा और वॉशरूम चला गया। 9:30 बजे तक वो सूट बूट पहने टिप टॉप तैयार हो चुका था। उसने मोबाइल चेक किया, स्निग्धा का कोई मैसेज नहीं आया था। उसने एक बार सोचा कि कॉल करे। नहीं यार, कौन रिस्क ले, कहीं ऐसा ना हो कि सच में आ जाए। वैसे भी पक्की पापड़ है, जब बुलाऊंगा तब आ जाएगी। पहले कच्ची कली पर फोकस करना ठीक है। मन्नू 6th फ्लोर पर था। वो कैजुअली वॉक करता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा। लिफ्ट आई। लिफ्ट के खुलते ही मन्नू की नजर एक महिला पर पड़ी, स्निग्धा। वो अपने हैंडबैग में कुछ ढूंढ रही थी। मन्नू तुरंत सामने से हटा, लिफ्ट की तरफ पीठ कर ली। वो बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा, फिर हर रूम का नंबर देखती हुई मन्नू से ऑपोजिट जाने लगी। मन्नू समझ गया कि इसको रिसेप्शन से उसका रूम नंबर मिल गया है। उसके जाते ही मन्नू फिर लिफ्ट की तरफ गया, लेकिन दोनों लिफ्ट बिजी थी। उसकी एक नजर लॉबी में उसके रूम तक पहुंचती स्निग्धा पर टिकी हुई थी। मन्नू जल्दबाजी में बार बार लिफ्ट का बटन दबाने लग गया। स्निग्धा 2-3 बार रूम की बेल बजा चुकी थी। फिर अचानक उसने अपना मोबाइल देखा और वापस लिफ्ट की तरफ घूमी। मन्नू ने तुरंत मुंह फेर लिया। अब क्या करे? अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। उसने तुरंत साइलेंट किया। स्निग्धा की ही कॉल थी। मन्नू तुरंत लिफ्ट के सामने से हटा और स्टेयरकेस की तरफ गया। वो
वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। रिसेप्शन तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल चुकी थी। मन्नू पसीने पसीने हो गया था। मन्नू जैसे ही होटल से बाहर निकला, उसे एक व्हाइट फॉर्च्यूनर की ड्राइविंग सीट पर स्निग्धा बैठी दिखी। वो फिर अपने हैंडबैग में कुछ ढूंढ रही थी। मन्नू मुंह छुपाता हुआ एक ऑटो में बैठ गया। 2 मिनट बाद जब उसकी सांसें नॉर्मल हुई, उसने स्निग्धा को कॉल किया, पर हेलो सुने बिना ही स्निग्धा उस पर फायर हो गई। What the hell it is? तुम कहाँ हो अभी? मैंने मैसेज किया था तुम्हें। हाँ, बट मैसेज तो ये था कि तुम्हारे कुलीग्स आ रहे हैं। तुमको उनको एंटरटेन करना है। कुलीग्स तो दूर, यहाँ तो तुम भी नहीं हो। Oh my God, why have you lied to me? मन्नू ने अपने जीवन में लाखों झूठ बोले थे, लेकिन ऐसे उसके मुंह पर पहली बार किसी लड़की ने सवाल फेंककर मारा था। मैं तुम्हें शाम को सब बताता हूँ। प्लीज 8 बजे आकर मिलो। मैं एक टफ सिचुएशन में हूँ। Shut up. To the hell with you and your situation. All the men's are liar, you know. Don't message me again and don't call me ever. Fuck off. मन्नू का चेहरा ऐसा हो गया था कि जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, पर अगले ही मिनट उसने खुद को संभाला। ओके, कोई नहीं। यू विन सम, यू लूज सम, बट लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अंधेरी स्टेशन आ चुका था। 10:05 हुए थे। मन्नू सिर्फ 5 मिनट लेट था। उसने इंस्टाग्राम पर मैसेज डाला, आई एम हियर एट अंधेरी, वेयर आर यू? 10 मिनट निकल गए पर कोई जवाब नहीं आया। मन्नू ने हिम्मत करके कॉल मिलाई। किसी ने फोन नहीं उठाया। वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर घूमने लगा। हर चेहरे पर नजर जमाने लगा, पर उसे कोई ऐसी लड़की नहीं दिखाई दी जिस पर वो आसिफा होने का डाउट कर सके। थक हार कर मनु एक बेंच पर बैठ गया। उसके सामने से खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन जा रही थी। 10:30 बज गए। उसने इंस्टाग्राम पर 4 मैसेजेस और कर दिए। मैसेज सीन हो चुके थे, पर कोई रिप्लाई नहीं आया था। मनु मुस्कुरा दिया। वाह काम देवता, मैं पुरानी को छोड़ नई के पीछे गया। ना पुरानी मिल सकी, ना नई से मिल पाया। अब मनु को याद आया कि उसको बांद्रा भी तो पहुंचना था। वो जैसे ही बेंच से खड़ा हुआ, एक चीज उसके पैर के पास गिरी। वॉलेट। मन्नू ने पर्स उठाकर चेक किया। वाकई ये उसका था। इसका मतलब आसिफा न सिर्फ यहां आई थी, पर उसके साथ साथ इस बेंच पर भी बैठी थी। मनु ने फिर इंस्टाग्राम खोला और फोटो खींचकर आसिफा को भेज दी। मैसेज फिर सीन हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मन्नू समझ गया कि वो कहीं से छुपकर उसे देख रही है। मनु ने चारों तरफ निगाह फैलाई। कम से कम 1000 लोग उसे नजर आ रहे थे। उसने दिमाग का कैलकुलेटर ऑन किया। इनमें से आदमियों को फिल्टर करते ही उसे 200 से 300 फीमेल नजर आने लगी। अब उसने बुर्का पहनी महिलाओं पर फोकस करना शुरू किया। अंदाजे से कोई 20 महिलाएं उसे अपने आसपास के 3 प्लेटफॉर्म्स पर बुर्के में दिखी। मनु ने अपना सारा फोकस इन पर लॉक कर दिया। इन 20 में से 8 बच्चों के साथ थी और 7 किसी आदमी के साथ। अब बची 6 में से 3 एक साथ खड़ी सहेलियां लग रही थी। उनका सारा ध्यान बातों में था। अब बची 2 में से 1। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी लड़की कंप्लीट बुर्के में थी। उसकी आंखें भी दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज देख मनु को डाउट हुआ कि वो उसी की तरफ देख रही हो। मनु मुस्कुराया और तुरंत फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा। वो लड़की एक शॉप के पास खड़ी होकर
ऑरेंज जूस का ग्लास ले रही थी, पर लड़की की नजर जूस से ज्यादा प्लेटफॉर्म 1 पर थी। जैसे ही मन्नू स्टेयर्स की तरफ भागा, उसने फील किया कि लड़की की गर्दन भी स्टेयर्स की तरफ टर्न हुई। तभी एक लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने लगी। मनु तब तक फुट ओवर ब्रिज चढ़ चुका था। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी आ गई। अब उसे लड़की पर निगाह जमाए रखने में दिक्कत हो रही थी। फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ भी थी। मन्नू अपनी सांसें और बैग संभालता प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तेजी से उतरने लगा। उसकी निगाह जूस की दुकान पर थी। इससे पहले कि वो नीचे उतरता, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आ गई। मनु ने दौड़ते हुए सीढ़ियां कवर की। जूस की दुकान तक पहुंचा ही कि ट्रेन खिसकने लगी और बिजली की सी फुर्ती से वो लड़की उस लोकल ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट में घुसी और आधी बाहर लटक गई। मन्नू खड़ा उसे जाता देख रहा था। लड़की का फेस भी मन्नू की तरफ ही था। ट्रेन की स्पीड तेज हुई। लड़की ने अपना हिजाब उठाया। मन्नू ने उसकी सूरत देखी और देखता ही रह गया। सुबह 9 बजे सराय रोहिला स्टेशन से मुंबई की ट्रेन में बैठा गौरव दोपहर 1 बजे तक अपने मोबाइल की बैटरी डाउन कर चुका था। थर्ड एसी में भी इतनी भीड़ थी कि उसे चार्जिंग पॉइंट खाली नहीं मिल रहा था। अपनी अच्छी भली अमीर जिंदगी को छोड़ अचानक वो गरीब रथ में भेज दिया गया था। गौरव उठा और बाहर गेट के पास चला गया। गौरव ने एक सिगरेट निकाली, जलाई और जितना भी धुआं बाहर छोड़ा, हवा की वजह से वो सारा अंदर आ गया। उसे किसी लड़की के खांसने की आवाज आई। वो पलटा। उसने देखा बाथरूम के पास खड़ी एक लड़की सिगरेट के धुएं से परेशान हो रही थी। गौरव ने तुरंत सिगरेट बाहर फेंक दी, जो हवा से उड़कर किसी की खिड़की से टकराई। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अबे कौन चूतिया है ये? ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे। उसने लड़की को नजर भर देखा। 20-21 साल की वो लड़की पैजामा टी शर्ट पहनी थी। उसके बाल बिल्कुल सीधे थे और उसका रंग बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसा था। हालांकि उसकी हाइट थोड़ी कम थी, पर वो सुंदर लग रही थी। इट्स ओके। लड़की गौरव से निगाह नहीं मिलाना चाह रही थी। गौरव फिर बाहर देखने लगा। लड़की वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगी। वैसे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। गौरव चौंक कर घूमा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया। वो मैं गलती से, वैसे मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ। वो तो बस हो गया। और क्योंकि मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया ना मेरा, और अंदर इतने लोग हैं कि मुझे चार्जिंग पॉइंट मिला ही नहीं। आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो आप सिगरेट पीते हैं, उसके बाद फोन चार्ज हो जाता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। वैसे मेरा फोन बहुत अच्छा है। ये आईफोन 14 प्रो है और इसकी बैटरी भी बहुत अच्छी चलती है। पर गौरव ने गौर किया कि लड़की मुंह उधर करके हंसने लगी है। फिर वो मुड़ी और वापस अपनी बर्थ की ओर चली गई। गौरव उसे जाता देखता रहा। 2 मिनट बाद गौरव को रियलाइज हुआ कि उसे लड़की का नाम पूछना चाहिए था। वो भी कोच में अंदर गया। गौरव दिल्ली के उन लड़कों में से था जो झुंड में शेर दिखाई देते हैं और अकेले में बकरी। अगर गौरव यहां अपने 2-3 दोस्तों के साथ होता तो लड़की का नाम क्या एड्रेस भी पूछ लेता। उसका सारा कॉन्फिडेंस उसके दोस्तों में बसा था। गौरव एक सीट पर बड़े ध्यान से देख रहा था कि वो लड़की कहां बैठी है। उसकी अपनी सीट से 3 रो पहले ही उसे वो लड़की दिखी।
उसके साथ एक 40-45 साल की आंटी भी बैठी हुई थी। ऑलमोस्ट सेम एज का एक आदमी भी था। सीट्स क्रॉस करते वक्त गौरव और लड़की की निगाह मिली। लड़की ने स्माइल की और तुरंत मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। गौरव आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अभी तक बोर होते गौरव को एक टास्क मिल गया। टास्क ये कि लड़की का नाम क्या है, कैसे पता किया जाए। दोपहर 2 बजे बांद्रा के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में अकेला बैठा मन्नू केस की 4 फाइल्स लेकर बैठा कॉफी पी रहा था। मुंबई ऑफिस के 4 कोलीग्स लंच करके जा चुके थे। केस पर अच्छे से डिस्कशन हो चुका था, पर मन्नू को फाइल्स के हर पेज पर बस आसिफा की शक्ल नजर आ रही थी। पहली बार वो किसी लड़की के लिए खुद को ऑब्सेस्ड फील कर रहा था। आसिफा ना इंस्टाग्राम पर जवाब दे रही थी और ना ही टेक्स्ट मैसेज पर रिस्पॉन्स कर रही थी। मन्नू ने मोबाइल देखा। गौरव का फोन था। उसने बेमन से उठाया। हाँ गौरव, बोलो, कहां पहुंचे? हेलो सर, मन्नू सर, जयपुर क्रॉस हुआ है अभी। हाँ, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था तो मैं। ओहो, फोन चार्ज रखो, काम आएगा। मुझे फोन क्यों किया? हेलो सर, ये ट्रेन सुबह 8 बजे तक बांद्रा पहुंचेगी। मैं रुकूंगा कहाँ पे? मामा ने तो कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया है। वो बोले कि स्टे के लिए आप ही हेल्प करोगे। मैं कैसे हेल्प करूंगा भाई तुम्हारी? तुम तो 10 बजे उठते हो ना, और ट्रेन तो सुबह 8 बजे मुंबई पहुंच जाएगी। लोको पायलट को बोलो ट्रेन थोड़ी स्लो चलाए, वहीं सो जाना। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मेरा फर्स्ट डे था सर, मैं जानता भी नहीं था आपको। प्लस मुझे ये जॉब भी तो जबरदस्ती ज्वाइन करवाई है ना मामा ने। मन्नू को इस बार गौरव की आवाज में असल दर्द सुनाई दे रहा था, पर जो इतनी जल्दी माफ कर दे वो मन्नू तो नहीं हो सकता। अरे कैसी बात करते हो गौरव, तुम इतने समझदार, दिमाग के तेज, होनहार लड़के हो। आई एम श्योर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम तो कॉल रिकॉर्ड करके काम चला लेते हो। गौरव को सांप सूंघ गया। 3 सेकंड तक लाइन पर सिर्फ ट्रेन की आवाज आती रही। आर यू देयर? वो भी गलती हो गई सर, बट वो लास्ट अटेम्प्ट था सर आपको आउटस्मार्ट करने का। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप अलग चीज हो सर। आप सॉरी दे दो बस। डोंट से दैट गौरव, यू आर अ स्मार्ट एंड टैलेंटेड किड। मुझे तो लगता है कि तुम मुंबई से थोड़ी दूर बदलापुर अंबरनाथ एरिया को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। तुम्हारी पोस्टिंग तो यहीं रहनी चाहिए। गौरव ने आज से पहले इन दोनों जगहों का नाम भी नहीं सुना था, पर तुरंत उसके कानों में पियोन चचा की आवाज आई। अब वो रिंकू राजस्थान की गर्मी में झुंझुनू में बैठा झुंझुना बजा रहा है। गौरव की हवा निकल गई। सर प्लीज ऐसा टॉर्चर मत करो सर। आप जो कहोगे वो करूंगा मैं। वो पहले दिन की पहली मिस्टेक थी सर। अब आगे से ऐसी फालतू बातें नहीं करूंगा सर। आप कहोगे तो सुबह 8 बजे की जगह 9 बजे ऑफिस आ जाऊंगा सर। पर मेरा हाल रिंकू जैसा। अच्छा, तुम्हें रिंकू के बारे में पता है? ठीक है, एक मौका देता हूं तुमको। कल बांद्रा उतरकर ऑटो पकड़ो और बाबा इंटरनेशनल अंधेरी आओ। अब अगली कॉल मुझे होटल पहुंचकर ही करना। मन्नू ने फोन काट दिया और मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में ईगो सेटिस्फैक्शन की खुशी छुपी हुई थी। तभी बॉस का फोन आ गया। यस बॉस, आप ही को याद कर रहा था। याद करने से काम नहीं बनता मन्नू, कॉल भी कर लिया करो। क्या पता लगा, ब्रीफ करो। मन्नू ने गौर किया कि बॉस आज उखड़ा हुआ था। सर, गौर करने लायक यही है कि मिस्टर लांडे ने सिर्फ अपनी वाइफ की। क्या नाम बताया? मिस्टर लांडे, रमेश प्रकाश लांडे। ओ, मैं तो रमेश के बाद प्रकाश को ही सरनेम समझ रहा था। एनीवेज, तुम आगे बोलो। हाँ सर, मिस्टर लांडे ने अपनी वाइफ की सारी ज्वेलरी इंश्योर्ड करवाई हुई थी, लेकिन उनके नेबर मिस्टर गोटे की गैस पाइप में। गोटे, लांडे, क्या है ये सब?
सर ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, इनके नाम मैंने नहीं रखे। इधर ऐसे सरनेम्स कॉमन है। आप रिपोर्ट सुनिए। मिस्टर गोटे की गैस लाइन में लीकेज थी, मिस्टर लांडे की ज्वेलरी इंश्योर्ड थी, गैस लाइन में ब्लास्ट हुआ, मिस्टर लांडे के बेडरूम की सेफ डैमेज हुई और उनकी ज्वेलरी मेल्ट हो गई। ब्लास्ट हुआ ये तो पता था, पर इतना भयंकर? फॉर्चुनेटली कोई घर पर था ही नहीं, इसलिए सिर्फ माल का नुकसान हुआ, जान का नहीं। पॉइंट पे आओ। मिनिमम कितना क्लेम देना पड़ सकता है? टोटल इंश्योरेंस तो 42 लाख का था, पर 25 लाख से ज्यादा का क्लेम नहीं बनेगा मुझे लगता है। और तुम्हारी मुंबई टीम क्या कहती है? सर यहाँ का इंस्पेक्टर बहुत स्मार्ट है, वो रिपोर्ट में 25 लाख क्लेम भी शायद ही दे। ही इज हाईली एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड सर। चलो जैसा भी हो मुझे बताना। मेरी बहन ने मेरे दिमाग की माँ बहन कर रखी है कि उसके लाडले को इतनी दूर क्यों भेज दिया। बॉस ने फोन काट दिया। मन्नू फिर मुस्कुराया। अब उसके पास दो ऑप्शंस थे। एक, वो होटल वापस जाकर आराम करे, और दो, वो आसिफा को ढूंढने की कोशिश करे। फ्लाइट में हुए स्टार्टर्स के बाद मेन कोर्स खाए बिना मन्नू की बेचैनी शांत नहीं होने वाली थी, पर उसे यह भी एहसास हो रहा था कि आसिफा वाकई एक बच्ची है, कमिटेड है, इसलिए वो तो अब उसे कांटेक्ट करेगी नहीं। मुंबई ब्रांच के सीनियर ऑफिस रोहित मटोडकर ने 3 दिन में रिपोर्ट फाइनल करने की बात कही थी। इसका मतलब उसे 2 दिन और मुंबई में रहना था। कॉफी का घूंट लेते ही अचानक मन्नू की नजर उस रूम पर गई जहां सेफ इंस्टॉल थी। दीवार टूटी हुई थी, बेड की भी हालत खराब थी, सारा सामान जमीन पर पड़ा था और वहीं एक फोटो फ्रेम भी टूटा पड़ा था। मन्नू ने उस फोटो को गौर से देखा। उसको तसल्ली ना हुई तो उसने ईमेल बॉक्स में जो केस फाइल आई थी उसकी फोटो खोली और उसे जितना मैक्सिमम जूम कर सकता था किया। उसका शक सही था। उस फोटो फ्रेम में जो आदमी था वो मिस्टर लांडे था, लेकिन जो लेडी थी वो स्निग्धा चटर्जी थी। उधर ट्रेन में मन्नू से बात करने के बाद गौरव ने अपना फोन पावर बैंक से निकाल दिया। इस वक्त वो बीच के बजाय साइड में पैसेंजर वाली सीट पर बैठा था। ये पावर बैंक उसी लड़की का था जो गौरव का मजाक उड़ा चुकी थी, पर वॉशरूम जाने के बहाने उसे पावर बैंक देने आ गई थी। अब वो पावर बैंक वापस लेने के बहाने गौरव के पास आई। थैंक यू सो मच। मेरा फोन 20% चार्ज हो गया है। आई होप कि शाम तक चल जाए। लड़की ने पावर बैंक ले लिया और वापस जाने लगी। अरे सुनो ना, तुम्हारा आपका नाम क्या है? लड़की हंसी। क्यों जानना है नाम? क्या करोगे नाम का? गौरव कंफ्यूज हो गया। नाम जानकर क्या करूंगा पता नहीं। अच्छा, आप भी मुंबई जा रही हो? नहीं, मैं तो अपनी सीट पर जा रही हूँ। ये ट्रेन मुंबई जा रही है। वही तो तुम भी मुंबई जा रही हो मतलब? नहीं, बताया ना ट्रेन मुंबई जा रही है। हम वडोदरा उतरेंगे, बट आई एम श्योर कि तुम मुंबई ही जा रहे हो। अरे तुम्हें कैसे पता? माइंड रीडिंग जानती हूँ मैं। लड़की अपनी उंगलियों को गौरव के सर के पास हवा में घुमाने लगी। रियली? सच में? तुम वाकई इतने स्टूपिड हो या अभी एक्टिंग कर रहे हो? गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की जाने लगी। गौरव ने फिर रोका। हे लिसन ना, प्लीज रुक जाओ ना 2 मिनट। क्यों रुक जाऊं? वो मैं फोन भी यूज नहीं कर सकता और खाली बैठ के बोर भी नहीं हो सकता, और अभी इतना टाइम भी बाकी है ना, तो मैंने सोचा कि अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ टाइम पास करना है? नो, नेवर। मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। लड़की को हंसते देख गौरव को समझ आया कि वो मजाक कर रही थी। अपना फोन दो। हैं? क्या मतलब? किस लिए? ओहो, अपना आईफोन 14 प्रो दो। गौरव ने हेजिटेट होते होते अपना फोन उसे दिया। लड़की ने मोबाइल उसके मुंह के आगे किया। लॉक खुल आया।
अब उसने अपना नंबर उसके मोबाइल में फीड किया और उसको फोन देकर बोली, यहीं रुकी रही तो मामा या मामी आकर चेक करने लगेंगे कि कहाँ गई। मुझे व्हाट्सएप करो। लड़की ने जाते जाते पावर बैंक फिर गौरव को पकड़ा दिया। गौरव ने उसका नाम देखा, खुशबू शाह। गौरव मन ही मन बलिया उछलने लगा। दोनों को चैट करते करते रात के 12 बज गए। 10 घंटे की बकबक में दोनों ने एक दूसरे के बचपन से लेकर ट्रेन सफर तक सब जान लिया। लड़की इंस्टाग्राम पर मीम बनाती थी। उसके पास 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर थे। गौरव ने अपने बारे में ऐसा बताया था जैसे उसे रिपोर्ट पेश करनी हो। खुशबू वडोदरा अपने घर वापस जा रही थी। वो दिल्ली के IIMC से मास कम्युनिकेशन कर रही थी। ठीक 12 बजे गौरव ने हिचकिचाते हुए मैसेज लिखा, हे लिसन, तुम्हारे मामा मामी सो गए क्या? इतना लिखकर गौरव ने हार्ट इमोजी भेज दिया। मैसेज तुरंत सीन हुआ। रात के 12 बजे गौरव अपनी सीट पे लेटे खुशबू के साथ चैट खेल रहा था। उसने जैसे ही खुशबू से पूछा कि तुम्हारे मामा मामी सो गए हैं, खुशबू का तुरंत वॉइस नोट आया। हाँ, लगता तो है। तुम्हें उनसे बात करनी है क्या? अभी उठाती हूँ। गौरव ने तुरंत रिप्लाई किया, अरे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा सुनो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। गौरव को समझ नहीं आया कि अगर उसे वॉशरूम जाना ही था तो चली जाती। मुझे बता के क्यों जा रही है? उसने रिप्लाई में ओके लिखा और 5 मिनट तक वेट करने लगा। अचानक उसकी बत्ती जली। वो तुरंत अपनी सीट से उतरा, चप्पलें ढूंढी और वॉशरूम की तरफ गया। खुशबू गेट के पास खड़ी अपने हाथ मल रही थी। गौरव पर नजर पड़ते ही वो मुस्कुराई। गौरव भी ब्लश करने लगा। 1 नंबर के डफर हो। क्या कहा? ये कहा कि बंटी तेरा साबुन स्लो है। गौरव भी फॉर्मेलिटी के लिए हंसा। हाँ, सोप तो है मेरे पास, बैग में है। जानती हो, मेरी मम्मी भी मुझे बंटी बुलाती थी पहले, जब मैं छोटा था। खुशबू और जोर से हंसी, फिर बोली, तुम सिगरेट पीते हो ना? नहीं तो, वो तो बस ऐसे ही, ऐसे रेगुलर नहीं पीता, बस कभी कभी। पॉकेट्स दिखाओ। और सिगरेट है ना तुम्हारे पास? गौरव ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने जेब से एक सिगरेट और निकाली। बस एक ही है। हाँ, सच में। चाहो तो तुम मेरी पॉकेट्स चेक कर सकती हो। खुशबू ने वो सिगरेट उसके हाथ से ले ली और इशारे से लाइटर मांगा। उसने दूसरी जेब से लाइटर दिया। हवा तेज चल रही थी। खुशबू ने सिगरेट होठों पे लगाई और कई बार ट्राई किया पर सिगरेट नहीं जली। गौरव ने तुरंत हवा से बचने के लिए हाथों से उसकी सिगरेट को कवर कर दिया। सिगरेट जली। खुशबू ने एक गहरा कश लिया। जिस तरह से उसने धुआं छोड़ा, गौरव देखता रह गया। खुशबू ने सिगरेट गौरव की तरफ बढ़ा दी। गौरव ने एक छोटा सा कश लिया, पर इससे पहले कि वो धुआं बाहर छोड़ता, खुशबू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और गर्दन हिलाकर धुआं छोड़ने के लिए मना कर दिया। उसकी आंखें बड़ी हुई थी। वो एक अलग अंदाज से मुस्कुरा रही थी। गौरव के हाथ कांपने लगे। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। खुशबू ने अपने होठ गौरव के होठ पर रख दिए। धुआं एक शरीर से निकला तो दूसरे में पहुंच गया। गौरव को समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। खुशबू ऐसे किस करने लगी जैसे बरसों से इसी मौके की तलाश में थी।
कुछ देर बाद वो गौरव से अलग हुई। गौरव के कान लाल हो चुके थे। खुशबू ने गौरव के हाथ से सिगरेट ले ली और तसल्ली से 2-3 कश मारने लगी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थी मेरी गर्लफ्रेंड, पर फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से पहले किसने ही किया उसे? असल में वो दिल्ली की नहीं थी, वो लखनऊ रहती थी। हम फेसबुक पे मिले थे। फिर तो खूब टकाटक चैट करते होंगे रातों में। गौरव झेप गया। उसने इतनी बार चैट में प्यार भरी बातें की थी, पर ये ऑफलाइन इतनी बिंदास लड़की उसने पहली बार देखी थी। दिल्ली का लड़का वो बस नाम का ही था। असल में उसको बस दिल्ली के एक घर में रखा गया था। क्या सोचने लगे कि मैं ऐसे बिंदास क्यों हूँ? अरे तुम माइंड रीडिंग करती हो क्या? तुम बॉयज बहुत प्रिडिक्टेबल होते हो। तुम्हारे फेस पर लिखा होता है कि क्या सोच रहे हो। गौरव ने उसके हाथ से सिगरेट ले ली। सिगरेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। गौरव ने 2 कश खींचे और बाहर फेंक दी। अच्छा, तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड रहा होगा ना पहले कभी? हाँ, मेरा पड़ोसी ही था। मुझे हर सैटरडे को छत पर बुला लेता था मिलने के लिए। ओह अच्छा, फिर ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? ब्रेकअप नहीं हुआ, उसकी शादी हो गई। खुशबू ने टाइम देखा। ऑलमोस्ट 1 बज रहे थे। अपना स्टेशन आने वाला है, मामा मम्मी को उठाना होगा। बाय। वो जाने ही लगी कि गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। शायद किस कर लेने के बाद से गौरव की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी। अरे 2 मिनट और रुक जाओ ना प्लीज। खुशबू मुस्कुराई। बस 2 मिनट ही चाहिए होते हैं तुम्हें हमेशा, है ना? क्या मतलब? अरे मैं तो मिनिमम कह रहा था। 2 मिनट नहीं, तुम तो 5 मिनट रुक जाओ। नहीं मतलब 10 मिनट रुक जाओ। जब तक गौरव मिनटों का हिसाब लगाता, खुशबू वहां से चली गई। गौरव ने गहरी सांस ली। 2 मिनट बाहर झांका और फिर वो भी वापस अपनी सीट की तरफ चल दिया। गौरव अपनी जगह पहुंचकर टॉप बर्थ पर चढ़ते चढ़ते एकदम चौंक गया। हल्की सी रोशनी में खुशबू वहां बैठी उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गौरव 2 सेकंड तक उसे देखता रह गया। वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जल्दी आओ ना। गौरव जैसे ही पूरी तरह ऊपर चढ़ा, खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और किस करना शुरू किया। गौरव जब तक कुछ समझता, खुशबू उसके ऊपर लेट गई और वाइल्डली उसे किस करने लगी। गौरव ने उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डालने की कोशिश की, पर खुशबू ने हाथ रोक दिया। गौरव ने भी उसको कस के बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। खुशबू ने फिर उसे रोक लिया और उसके लिप्स पर धीरे से काटने लगी। कुत्ती। खुशबू हंसी। गौरव फिर उसके पैजामे में हाथ डालने की कोशिश करने लगा, पर उसने फिर उसको रोक दिया। गौरव इरिटेट होने लगा। उसको इरिटेट होता देख खुशबू के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने फिर एक बार जोर से किस किया और इससे पहले कि गौरव कुछ समझता, फुर्ती से उसकी बर्थ से नीचे उतरी और अपनी सीट पर चली गई। गौरव बेचारा अधूरा सा, परेशान हाल ये समझने की कोशिश करता रह गया कि जो हुआ वो कोई सपना तो नहीं था। रात के 10 बजे मिस्टर लांडे, मनु और स्निग्धा एक बार में बैठकर अपनी अपनी ड्रिंक्स चुसक रहे थे। मन्नू ने
जैसे स्निग्धा को पहचाना, उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार मिस्टर लांडे से मिल लिया जाए। स्निग्धा के बारे में जानने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं नजर आ रहा था। मिस्टर लांडे बिल्कुल गंजी खोपड़ी के, करीब 90 किलो के हट्टे कट्टे आदमी थे। स्निग्धा खुद को जितना मेंटेन रखती थी, मिस्टर लांडे उतना ही उबले हुए बासी आदमी लगते थे। मन्नू ने जब उन्हें कॉल कर मीटिंग के लिए बुलाया, तब उन्होंने इसी बार में 9 बजे मिलने का टाइम तय किया। वो अलग बात है कि 9 बजे सिर्फ मन्नू पहुंचा था। मिस्टर लांडे और उनकी चमचमाती वाइफ 1 घंटे इंतजार करवाने के बाद पहुंचे थे। आई एम सॉरी मिस्टर। मन्नू ने खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया। माई सेल्फ मनमोहन। मनमोहन व्हाट? इज इट नेसेसरी? ऑफ कोर्स इट इज। भाई हमारा सरनेम तो हमारे पुरखों की दी हुई विरासत है क्या? मन्नू मन ही मन हंसा। हाँ, तेरे पूर्वजों ने लांडे दिए हैं तुझे विरासत में। मेरा पूरा नाम मनमोहन देसाई है, बट आई प्रेफर मनमोहन ओनली। भाई वाह, बिल्कुल फिल्मी नाम है। सो मिस्टर देसाई, मीट माय वाइफ स्निग्धा। अरे इन्हीं की ज्वेलरी का कबाड़ा हुआ है। मन्नू को मिस्टर लांडे की हैसियत और बातचीत के तरीके मिसमैच लग रहे थे। स्निग्धा ने उसकी तरफ देखकर फॉर्मल स्माइल की। तीनों बैठ गए। तीनों के सामने एक एक ड्रिंक सर्व हुआ। देखिए मिस्टर लांडे, मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं। मन्नू ने यह बात कहते ही अपनी घड़ी देखी। आपके फ्लैट में जो नुकसान हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के आसपास है। 23,75,000 टू बी प्रिसाइज। ओके, मैं 24 लाख मान लेता हूं, लेकिन इस पर आपको क्लेम 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे इसमें क्या नई बात है मिस्टर देसाई? ये तो आपसे पहले जो इंस्पेक्टर आया था वो भी बोला था। मन्नू मुस्कुराया। नई बात यह है मिस्टर लांडे कि मैं आपको 30 लाख क्लेम दिलवा सकता हूं। लांडे तुरंत सीट पर सीधा होकर बैठ गया। फिर तुरंत उसकी समझ में सारा खेल आ गया। अगले ही सेकंड उसकी टोन चेंज हो गई। हाँ सही है, इसमें तू कितना रोकड़ा लेगा वो भी बोल दे। मन्नू खुद इतना सोफिस्टिकेटेड रहता था, भले ही उसके मन में किसी के लिए जहर भरा हो, पर वो बात ऐसी करता था कि कोई भी इंप्रेस हो जाए। शायद इसी वजह से लोग भी उससे बड़ी इज्जत से बात करते थे। पर मिस्टर लांडे इस तरह उससे रेट पूछ रहा था कि मानो वो कोई वैश्या हो। मन्नू के चेहरे पर फ्रस्ट्रेटेड स्माइल आई। कितना रोकड़ा। सी मिस्टर लांडे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मिल लिया वही बहुत रहा। मन्नू उठने लगा। मिस्टर लांडे ने उसे फिर बैठने का इशारा किया। तुझे बोला किसी ने उठने को? क्या कुछ बुरा लगा तेरे को? मिर्ची लगी क्या? स्निग्धा ने लांडे को कोहनी मारी। What is this behavior, बुरू? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तू ऐसा दल्ला लोग को जानती नहीं है क्या? ये साला अपने को ज्यादा का लालच देकर उधर दिल्ली में अपने बॉस को चूना लगाएगा, और ये साला मेरे को इनका जात ही बुरा लगता है। मन्नू बिना कोई जवाब दिए जाने लगा। रुक, अभी तेरे को जाने का परमिशन किधर दिया मैं? बार का सारा स्टाफ मन्नू की तरफ घूर के देखने लगा। मन्नू के कान लाल हो गए। उसने मन ही मन सोच लिया कि इस आदमी का क्लेम तो वो कभी पूरा नहीं होने देगा। अगर तू ये सोच रेला है कि तू मेरा क्लेम रोक लेगा, तो तू एक नंबर का येड़ा है। तेरा वो दिल्ली वाला जो मैनेजर है ना, वो रायजादा, वो मेरा यार है। मैं सबसे पहले उसको यही बताऊंगा कि तू साला मेरे को क्लेम में एक्स्ट्रा बोनस ऑफर करने आया था। मन्नू को करंट सा लगा। वो फिर भी रुका नहीं। ऑलरेडी स्टाफ के सामने उसकी बहुत किरकिरी हो रही थी। वो 4 कदम ही चला था कि उसे कुछ याद आया। वो वापस आया। उसने जेब से 500 के 5 नोट निकाले और टेबल पर रख दिए। फिर उसने वेटर को इशारा किया और बोला, कीप द चेंज एज अ टिप। स्निग्धा, मिस्टर लांडे और वेटर सब उसे स्वैग से जाते देखते रहे। मन्नू के जाते ही स्निग्धा ने सवाल किया, ये क्या बिहेवियर था पुरू? वो हमारे फायदे की ही बात कर रहे थे ना? अरे नहीं डार्लिंग, वो अपने फायदे की बात कर रहा था। उसने मुंह भले ही मेरी तरफ किया हो, पर उसका ध्यान तेरी तरफ था। स्निग्धा अंदर ही अंदर हिल गई।
मेरे को 40 बरस हो गया इधर धंधा करते हुए हैं। आदमी क्या कहता है वो नहीं सुनता मैं, वो क्या चाहता है ये भांपता है मैं। अरे ये मेरे को 2-4 पेटी एक्स्ट्रा का टोपी देके तेरे से क्लोज होना चाहता था। चल फटाफट ग्लास खाली कर, नया ड्रिंक मंगवाता हूँ। रात 11:30 पे मनु अपने होटल रूम पहुंचा। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी ऐसी बेइज्जती की थी। उसको दलाल बोला था। इंश्योरेंस देवता, कोई तो तरीका सुझाओ इस लांडे की गांड में डंडा घुसाने का। मन्नू फ्रस्ट्रेशन की हाइट्स पर पहुंच गया था। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो नहाने गया। तभी डोरबेल सुनकर मनु चौंका। गौरव इतनी जल्दी आ नहीं सकता था। डोर पर उसे डोंट डिस्टर्ब का साइन लगाया था, इसलिए हाउसकीपिंग स्टाफ भी नहीं हो सकता था। फिर कौन था? जल्दी जल्दी तौलिया पहनकर वो बाहर आया और उसने दरवाजा खोला। रात 12 बजे बार बार बजती डोरबेल से परेशान होता मनु टॉवल पहने पहने ही दरवाजा खोलने गया। बाहर तो पुलिस वाले और फ्लोर मैनेजर उसके सामने खड़े थे। पुलिस वालों में एक लंबा सा सब इंस्पेक्टर अशोक वाघमरे था, दूसरा छुटका सा हवलदार था। Sir, I'm extremely sorry to disturb you. I am not interested in your apology. I need a valid reason. मैनेजर ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सब इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर मनमोहन, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे हम, बट एक इमरजेंसी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप कोऑपरेट करेंगे। क्या इमरजेंसी है? हमें आपका रूम चेक करना है। क्यों चेक करना है? फिर वो तीनों आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मन्नू इरिटेट हो गया। प्लीज ऐसे एक दूसरे की तरफ देखना बंद कीजिए। टेल मी व्हाट इज दैट इमरजेंसी? हमको टिप मिली है कि दिल्ली से कोई नॉन क्रिमिनल इधर मुंबई आया है और इसी होटल में स्टे है उसका। तो ऊपर से ऑर्डर है दिल्ली से आए जितना भी लोग हैं उनको चेक करने का। मन्नू को जैसे करंट लगा। उसके दिमाग में सबसे पहले नाम फ्लैश हुआ सिकंदर चाचू। वो अपने आप ही साइड हो गया। दोनों पुलिस वाले अंदर घुसकर तलाशी लेने लगे। हवलदार ने पूरा रूम अच्छे से चेक किया। एक नजर बाथरूम में भी घूम गया। हवलदार ने इशारे से बताया कि कोई नहीं है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन सर। अगर आपको कोई गड़बड़ आदमी दिखे तो मेरे को इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना। अशोक ने मन्नू को एक छोटा सा कागज दिया और बाकी दोनों के साथ चला गया। मन्नू को एक और नई चिंता सताने लगी। कहीं सिकंदर उसके पीछे पीछे मुंबई तो नहीं आया। लेकिन इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसको मेरी जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? यही सब सोचता विचारता मन्नू टॉवल में ही बेड पर आकर बैठ गया। उसने अपना मोबाइल उठाया तो देखा भोपाल वाली मुस्कान की 2 मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। व्हाट्सएप खोला तो एक मैसेज तान्या का भी था कि कहां गायब वो। जब से गए तब से ना कॉल ना मैसेज। मन्नू ने उस मैसेज को खोलना जरूरी ना समझा। शिवानी ने भी ढेर सारे मैसेजेस ड्रॉप किए हुए थे, लेकिन आखिरी में उसने लिखा था, अपना ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। मन्नू के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रिप्लाई में लव यू लिखा। उस पर्ची को लैंप पोस्ट के नीचे खोसा और लाइट्स ऑफ कर बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। रात 3 बजे प्यास लगने से उसकी नींद खुली। बहुत हल्की सी आवाज हुई जिससे मनु का ध्यान गेट पर गया। उसने मुड़कर देखा, उसे कुछ नजर ना आया। मनु ने तुरंत लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं दिखा।
वो वापस बेड पर जाने ही वाला था कि उसका ध्यान बाथरूम के बाहर रखे पायदान पर गया। उसे अच्छे से याद था कि जब वो नहाकर निकला था तो बार बार दरवाजे की आवाज सुनकर उसने पैर पोंछे ही नहीं थे। फिर ये पायदान उल्टा कैसे हुआ? कहीं हवलदार ने तो नहीं किया? मनु सोचने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो और डर डर के कदम रख रहा था। ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्दबाजी में बाथरूम में घुसा हो। मन्नू ने ध्यान से दरवाजे की तरफ देखा। लैच लॉक नहीं था, ना ही चिटकनी लगी हुई थी। फ्रस्ट्रेशन में वो दरवाजे को अंदर से लॉक करना भूल गया था, लेकिन ऑटोमेटिक लॉक तो फिर भी लगा होना चाहिए था। मन्नू के दिमाग में उसे दो रास्ते सुझाए। एक वो चुपचाप कपड़े पहने और रूम से बाहर निकल जाए, और दूसरा कोई डंडा वंडा लेकर बाथरूम में जाकर चेक करके तसल्ली करे। मन्नू ने तीसरा आइडिया चुना। उसने कांच की खूबसूरत वाटर बॉटल का सारा पानी एक ही सांस में पी लिया और लाइट्स ऑफ करके बेड पर बैठ गया। एक मिनट से भी कम समय में मन्नू की आंखें रूम के अंधेरे के साथ एडजस्ट हो गई। वाईफाई रूटर से ग्रीन कलर की लाइट आ रही थी। मन्नू ने अपना तौलिया टाइट कर लिया। 15 मिनट के बाद उसे फील हुआ कि जैसे बाथरूम से कोई निकला है। मन्नू को डर और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ हो रही थी। उसने राइट हैंड से पानी की बोतल और टाइट पकड़ ली। बोतल कांच की थी, आधी भरी हुई थी। मन्नू अब सही टाइम का इंतजार करने लगा। उसका सारा कंसंट्रेशन वाईफाई राउटर की लाइट पर था। जैसे ही साये ने राउटर क्रॉस किया, लाइट दिखनी बंद हो गई और मन्नू ने पूरी ताकत से उसकी तरफ बोतल फेंककर मार दी। मन्नू ने तुरंत लाइट्स ऑन कर दी। एक आदमी फर्श पर बिखरा पड़ा था। मन्नू ने डिफेंस के लिए जग उठा लिया। अजनबी ने मुंह ऊपर किया। इस्माइल, तू? इस्माइल उठा और बेड पर बैठ गया। सारे फर्श पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। इस्माइल के हाथ से खून बह रहा था। मन्नू को सिर्फ सिकंदर के होने का डर था। इस्माइल को देखकर वो हैरान जरूर हुआ, पर उसका सारा डर निकल गया। मन्नू को लगा कि इसको वो संभाल सकता है। उसने झट से पैजामा पहना और वो टॉवल इस्माइल को दे दिया। इस्माइल ने जहां चोट लगी थी वहीं अच्छे से टॉवल लपेट लिया। शुक्रिया। ये अटैक करना जरूरी था क्या? रूम में चोर की तरह घुसने का क्या जरूरत था? तो क्या ढोल बजा कर आते? शाम से इधर 4 पुलिस वाले घूम रहे इधर उधर। तू तो साफ हिंदी बोलता था, फिर ये बिहारी टोन क्यों? वैसे बोलने में तो बहुत ही दिक्कत होती है, बस ड्राइविंग करते टाइम ही देखो कितना लग गया हमको। नौटंकी छोड़, अब 2 सवालों का जवाब दे। पहला, कैसे पता कि मैं बाबा इंटरनेशनल में रुका हूं? दूसरा, रूम सिर्फ रूम की से खुलता है, तूने कैसे खोला? इस्माइल के चेहरे पर स्माइल आई। तुमको एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम देखे कि पुलिस का भारी चेकिंग चल रहा है। हमको कच्छु समझ में नहीं आया और हम सीधा गाड़ी को पार्किंग में लगाए और सीधा अंदर आ गए, और जिस फ्लाइट में तुम जा रहे थे उसी में हम भी चढ़ गए। शट अप, टोटल बकवास। मेरा पीछा किसी ने नहीं किया, ना ही फ्लाइट में कोई ऐसा था जिसकी सूरत मैंने देखी हो। मैंने एक एक चेहरा ध्यान से देखा था। इस्माइल फिर मुस्कुराने लगा। जोरदार तो तुम हो मन्नू बाबू। दादा ने यूं ही पसंद नहीं किया है तुम्हें। अभी तू दिमाग का कमला पसंद मत कर। मेरा दिमाग खाने की बजाय जो पूछा है वो बता। अचानक इस्माइल उठा और उसने जेब से एक बटन वाला चाकू निकाल लिया। तुम्हारे सामने ड्राइवर बन के क्या आ गए? तू तो हमसे ड्राइवर की तरह ही बात करने लगा। साला एक और शब्द बदतमीजी से निकाला ना तो घोंप देंगे पूरा। मन्नू जड़ हो गया। उसकी समझ ना आया कि वो क्या करे। इस्माइल ने चाकू वापस जेब में रख लिया और फिर बैठ गया। फिर धीरे से बोला,
तुमने तो तभी रात 2 बजे की फ्लाइट का टिकट लिया था। हमारा पहले से ही 11 बजे वाले का बुक था। इधर एयरपोर्ट के पास जितना भी टैक्सी वाला या रिक्शा वाला है ना, उनमें से आधे हमका बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तुम्हारा तस्वीर दिखाकर आए थे कि ये बाबू जिस भी होटल में रुके हमको खबर कर दो। तुमको क्या लगा दादा ने तुमसे 2 प्यार के बोल दिए तो वो तुम पर नजर रखना छोड़ दिए? मन्नू कुछ सोचने के बाद बोला, इस्माइल, तेरी कहानी में अभी भी लोचा है। तू अगर मेरा पीछा करने, मुझे फॉलो करने आया था तो तेरे पास पहले से मुंबई की टिकट क्यों बनी हुई थी? इस्माइल के चेहरे पर फिर बड़ी सी स्माइल आई। क्या चतुर आदमी हो तुम, हाँ? वाह, तुमको तो जासूस होना चाहिए। वही हूं मैं। अब तू बिना ड्रामा के बोल, क्यों आया, कैसे आया? एक सुपारी मिली है इधर मुंबई की, बस उसी को टपकाना है। वेरी गुड। इसके लिए मेरा रूम मेरे होटल में आना क्यों जरूरी हो गया? तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ते ही हमारे टैक्सी वाले भाई बंधु लोगों को तुम्हारा फोटो दे दिए थे कि ये आदमी पर ध्यान रखना कि यह कौन से होटल में जाता है। क्यों? क्योंकि दादा को अभी भी शक है कि शिवानी गुड़िया के अलावा भी तुम और भी लड़की लोगों का चक्कर में पड़ा है। मन्नू सोच में पड़ गया। उसे इतना तो यकीन हो गया कि इस्माइल को अभी तक स्निग्धा के बारे में नहीं पता है। किसकी सुपारी ली है? इस्माइल इतनी जोर से हंसा कि मन्नू समझ गया ये कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, अब क्या चाहिए? भोर होने तक यही रुकना है, फिर पुलिस वाले का ड्यूटी चेंज होगा तो निकल लेंगे। ठीक है, यहीं सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूं। इस्माइल ने ना में गर्दन हिलाई और मन्नू का मोबाइल जेब में रख लिया। क्या है कि तुम पर भरोसा तो बहुत है, पर साला आदत से मजबूर है हम। सुबह जाने से पहले दे देंगे। मन्नू ने ऐसा जताया जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर गया और तकिए में मुंह घुसा के लेट गया। टेबल पर रखे जग में थोड़ा पानी बचा था। इस्माइल ने पिया, फिर लैंडलाइन फोन का तार निकाला, फिर तकिया और ब्लैंकेट लेकर दरवाजे के पास चला गया। उसने पिलो दरवाजे पर टिकाया और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। लैंडलाइन फोन उसने अपने तकिए के नीचे दबा लिया। अब वो संतुष्ट था कि ना मन्नू किसी को कॉल कर सकता है और ना ही बाहर भाग सकता है। सुबह 8 बजे इस्माइल की नींद खुली। उसने देखा मन्नू टेबल चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। इस्माइल ने मन्नू का फोन जेब से निकाला और टाइम देखा। अरे बाप रे, 8 बज गए। अबे साले तुम उठाए क्यों नहीं? मन्नू ने उसे घूर कर देखा। ना मैं तेरा अलार्म हूं और ना तेरी बीवी। मन्नू की ऐसी टोन सुनकर इस्माइल को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसके पास टाइम नहीं था। वो तुरंत उठा और मन्नू का फोन बेड पर फेंकता हुआ बाहर निकल गया। इस्माइल नीचे की बजाय स्टेयर्स से ऊपर की तरफ गया। छत पर पहुंचने के बाद उसने दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। साथ वाला भी होटल ही था। उसकी स्टेयर से आराम से कैजुअल उतरता हुआ इस्माइल ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। होटल से बाहर निकला और उसे सामने अशोक वाघमरे और उसका हवलदार खड़े दिख गए। इस्माइल का सारा खून सूख गया। कोई श्याण पट्टी नहीं, डायरेक्ट गाड़ी में बैठ। मिल्खा सिंह बनने का ट्राई किया ना तो कान में गोली मारेगा मैं। पुलिस जीप में बैठते ही सब इंस्पेक्टर वाघमरे ने अपना व्हाट्सएप ऑन किया और लिखा थैंक यू। वो थैंक यू मन्नू के लैपटॉप में खुले व्हाट्सएप पर फ्लैश हुआ। वो मुस्कुराया और तुरंत रूम साफ करने लगा। नहाने धोने फिर नाश्ता करने के बाद मन्नू ने टाइम देखा तो 10:30 हो गए थे। उसने अपना सारा सामान पैक किया। वो सामान लेकर निकलने ही वाला था कि गौरव वहां आ गया। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे हफ्ता भर से सोया नहीं है। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग गौरव। तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल है। टिकट कंफर्म नहीं थी क्या? गौरव कैसे बताता कि टिकट तो कंफर्म थी, पर खुशबू के जाने के बाद से वो 1 मिनट भी चैन से नहीं सो पाया था। गौरव बिना कुछ बोले रूम में घुसने लगा तो मनु ने टोक दिया। सुनो गौरव, अभी यहाँ नहीं रुक सकते, कुछ इशू हो गया है। तो सर फिर मुझे कहाँ जाना है? अभी तो तुम ऑफिस जाओ, बांद्रा का एड्रेस है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। बट सर, मैं इस हालत में कैसे? देखो गौरव, आज की मेहनत कल का मजा देगी। आज ये सूरत लेकर ऑफिस जाओ, बोलो मनमोहन सर के लिए जितनी भी फाइल्स है सब मैं हैंडल करूंगा, आप मुझे दे दो। फिर वो फाइल्स लेकर मुझे शाम को मिलो। कहाँ मिलना है ये मैं तुम्हें तभी बताऊंगा, पर याद रखो दिल्ली वापस जाना है ना? गौरव ने हाँ में सर हिला दिया। गुड, प्राउड ऑफ यू। मन्नू ने रूम लॉक किया और होटल की पेमेंट करने के बाद मन्नू ने एयरपोर्ट का रिक्शा कर लिया। ऑटो रिक्शा अभी पहली रेड लाइट पर ही था कि उसकी निगाह साथ खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गई। उसमें 2 मुस्लिम लड़कियां बैठी गप्पे मार रही थी, जिनमें से एक को उसने पहचाना, वो आसिफा थी। सुबह 10:40 बजे रेड लाइट पर रुके मनु ने देखा कि उसके साथ वाले ऑटो में आसिफा बैठी है। उसके साथ एक लड़की और है। दोनों जीन्स और टॉप में थे, लेकिन हिजाब से सर और गर्दन कवर की हुई थी। मनु को ऐसे बाहर निकलकर आवाज देना ठीक न लगा। अचानक उसे एक आइडिया आया। मनु ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और ऑटो के अंदर डाल दिया। लाइट ग्रीन हुई। पहले आसिफा का ऑटो रिक्शा आगे बढ़ा, पीछे पीछे मन्नू का ऑटो भी चल दिया। आसिफा अपनी सहेली से फालतू की बकबक कर रही थी कि उसने देखा रिक्शे में कुछ गिरा है। ये क्या है? किसी ने पान मसाला का रैपर अंदर फेंक दिया क्या? फिर आसिफा ने देखा ये तो एक कार्ड है। उसने कार्ड तुरंत पहचाना। तब उसने मुंह बाहर निकालकर इधर उधर देखना शुरू किया। मन्नू अपने ऑटो से सर बाहर निकालकर स्माइल करते हुए हाथ हिला रहा था। आसिफा ने तुरंत ऑटो रुकवाया। मन्नू ने भी इशारे से अपना ऑटो रोकने के लिए कहा। आप यूं इस तरह हमको मिल जाएंगे, हमने सोचा न था। फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। आसिफा की सहेली उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे सड़क पर एलियंस उतर आए हों। मन्नू ने उसकी सहेली की तरफ देखा। आसिफा समझी। हाय, ये मेरी फ्रेंड है सुहाना। सुही, ये वही मन्नू है जिनका पर्स मिला था, बताया था ना? सुहाना ने सिर्फ सर हिला दिया। मन्नू आसिफा की तरफ देखते रहा। आसिफा भी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखने लगी। सुहाना ऑकवर्ड हो गई। आसिफा ने उसे कुछ इशारा किया जो मन्नू की समझ न आया, पर सुहाना अगले ही सेकंड आगे वाले ऑटो में बैठी और चली गई। ये दोनों भी पीछे वाले ऑटो में बैठ गए। आपने हमें कब देखा? वो भी बताऊंगा मैं, पर पहले आप ये बताओ कि आप मुंबई में रहकर ऐसे हम करके पॉप कल्चर सॉन्ग्स के साथ, शायरी के साथ कैसे बात करना सीखे? मन्नू ने गौर किया कि आसिफा एक नजर उसे ही देखे जा रही थी। उसने आसिफा के मुंह के आगे चुटकी बजाई। ओ हाँ, वो क्या है ना कि हम रहते तो भोपाल में हैं। यहाँ हमारे मामू हैं, खाला हैं, उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है। और रही बात हमारे तलफ्फुज की। किसकी? बस इसीलिए हमें उर्दू अच्छी लगती है। ये जो लोग वर्ड मीनिंग पूछते हैं ना, बड़ा मजा आता है। तलफ्फुज का मतलब होता है बात करने का तरीका, जैसे हमारा है। अभी हम 18 के ही हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि। एक मिनट, भोपाल और उर्दू का गहरा रिश्ता तो मुझे पता है, पर आपका लहजा तो भोपाली भी नहीं लगता। अच्छा जी, बताइए फिर हमारा लहजा कहाँ का लगता है? आई गेस लखनऊ। भाई वाह,
आप तो वाकई घूमे खेले आदमी हैं। हमारी अम्मी लखनऊ की हैं। हमारे छोटे भाई के आने के बाद हमें 5 साल वहीं रहना पड़ा था। समझिए हमारी तालीम की नींव वहीं पड़ी थी। हमारे नाना शायर है ना, उनसे बहुत सीखा है हमने। यहाँ बॉम्बे में हम इस उम्मीद से भी आते हैं कि आज नहीं तो कल हमें अफसाने या नगमे लिखने का मौका मिल जाए। आपकी एज की लड़की के मुंह से ऐसी सुंदर भाषा सुनना कितना प्यारा लग रहा है। पर ये प्यारी लड़की स्टेशन पर बिना मिले भाग क्यों गई थी? हम सच कहें तो डर गए थे। ऐसे अजनबी से कभी मिले नहीं, लेकिन वहां से जाने के बाद सारा दिन अफसोस होता रहा कि काश एक दफा गुफ्तगू की होती। गुफ्तगू? अभी ट्रेनिंग कच्ची है आपकी। आसिफा ने अपने सर पर चपत मारी। ओफो, कितनी ही कोशिश कर लूं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। खैर मेरी छोड़िए, आप कहाँ जा रहे थे? इससे पहले कि मनु जवाब देता एयरपोर्ट आ चुका था। आसिफा ने देखा उसके चेहरे पर बल्ब की तरह चमकती हंसी पल भर में बुझ गई। अब वापस लौट रहे हैं? कुछ समय के लिए, वादा रहा फिर आऊंगा। ऐसी बात करने वाली मुझे पहले कभी कोई नहीं मिली। बातें नई नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। वाह, क्या तार छेड़ दिए तुमने। वादा रहा, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आसिफा ने ऑटो के अंदर ही मन्नू को कस के गले लगा लिया। मन्नू अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रहा था। पहली बार उसे किसी लड़की से मिलकर उसके साथ सेक्स करने की नहीं बल्कि बात करने की चाहत हो रही थी। मन्नू 1:20 की इंडिगो फ्लाइट में बैठा। टेक ऑफ के बाद वो वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो चाहता था कि उसके दिल्ली जाने वाली बात किसी को पता ना चले, पर फिर भी आसिफा को उसने खुद ही बता दिया था। ऑटो वाला भी पता नहीं किसका जासूस था। मन्नू को प्रोफेशन टाइम पर इमोशनल डिसीजन लेना खल रहा था। वॉशरूम का दरवाजा खुला और उसे सामने स्निग्धा दिखी। दोनों 5 सेकंड तक एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। फिर स्निग्धा ऐसे बाहर निकली जैसे उसने मन्नू को पहचाना ही नहीं। मन्नू भी झिझकते हुए बाथरूम में घुसा ही था कि उसे धक्का देती हुई स्निग्धा फिर अंदर घुस गई। What are you doing here? Look around. What can I possibly do here? मन्नू मुस्कुराया। स्निग्धा के मन में 100 सवाल चल रहे थे, पर फिलहाल उसने सारे क्वेश्चंस को किनारे किया और मन्नू पर झपट पड़ी। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़कर किस करने लगे। मन्नू का हाथ उसके टॉप में घुसने लगा तो उसने टोका। नो, फट जाएगा। मन्नू ने उसको फिर अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया। आज नहा के आया हूं मैं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्लीन। स्निग्धा मुस्कुराई और तुरंत उसका इशारा समझी। उसने मन्नू को सीट पर बैठाया और उसकी जिप खोल दी। इसके बाद I also want your services. मन्नू ने बस हाँ में सर हिला दिया। स्निग्धा शुरू हो गई। मन्नू कंप्लीट हार्ड ऑन हो चुका था। मन्नू ऑलमोस्ट सेटिस्फाई होने ही वाला था कि ओ गॉड, ये लोग फ्लाइट में 4-5 वॉशरूम्स नहीं बना सकते क्या? 10 मिनट बाद मन्नू विंग्स के पीछे अपनी सीट पर बैठा था और स्निग्धा विंग्स के काफी आगे वाली सीट पर थी। 3:30 बजे प्लेन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। दोनों अराइवल पर पहुंचे तो मनु ने पूछा, इतनी जल्दी वापस आने का रीजन पूछ सकता हूँ? एक इम्पोर्टेंट जॉब थी, पर जिस एम्प्लॉय को वो जॉब पूरी करनी थी उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, सो मुझे अब किसी और को अलाइन करवाना होगा। एनीवेज,
क्या कर सकते हैं। या बाय एंड यस डोंट फॉरगेट यू ओ मी। हाँ, जब तक मनु कुछ और पूछता, स्निग्धा ऐसे गायब हुई जैसे पानी में जल परी। मनु ऑटो लेकर बुरारी के लिए निकल गया। इस्माइल की अरेस्ट की न्यूज सिकंदर को भी मिल गई होगी और उसे डाउट तो हुआ होगा कि इस्माइल के अरेस्ट में मन्नू का हाथ हो सकता है। पर इस वक्त मन्नू को बस अपने फ्लैट की टेंशन थी। फ्लैट में ऐसा कुछ था जो पुलिस या सिकंदर किसी के भी हाथ नहीं आना चाहिए था। अचानक मनु को कुछ याद आया। उसने मोबाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड नोटपैड खोला और उसमें न्यू एंट्री रजिस्टर की, आसिफा, मुंबई, और आगे लिखा हुस्ना। ये कोड वर्ड्स देखकर मनु एक तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता था। एक बार कोड नेम देने के बाद मन्नू असली नाम से किसी को बुलाता ही नहीं था। किसी को डार्लिंग, किसी को स्वीट हार्ट, किसी को बेबी कहने से ये फायदा होता था कि अगर किसी स्वीटी को बेबी कह भी दिया तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करती थी। वहीं एक बार उसने अंकिता को शिवानी कह दिया तो अंकिता तुरंत चिढ़ गई थी। लेकिन स्निग्धा की एंट्री किस सिटी के नाम पर करे ये मन्नू को समझ ना आया। आखिरकार वो उसूलों वाला आदमी था। उसे हर एक शहर में बस एक ही सनम चाहिए था। उसने स्निग्धा के आगे फ्लाइट लिख दिया। 5 बजे वो बुरारी अपने फ्लैट पर पहुंचा। शिवानी घर पर नहीं थी। उसने कॉल मिलाया। हेलो, कैसे हो बेबी? क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ बेबी, आपको क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि बीमार हो? हाँ, मुझे बुखार हो गया। घर पे कोई नहीं है ना, तो बुआ के यहाँ आ गई। शिवानी के गांव की एक महिला जो उसके पापा को भाई मानती थी, वसंत विहार के पास वाले किशनगंज में रहती थी। बेबी, आपकी चाचू से बात हुई क्या? हाँ, एक बार हुई थी। वो मुझे लेने आने वाले थे। बोले थे मौका लगा गुड़िया तो तुझे लेने आऊंगा। कुछ दिन के लिए गांव चली जा, यहाँ रहना फिलहाल सेफ नहीं है। मन्नू भी उसको यही बात समझाना चाहता था, पर मोबाइल पर सब कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अभी कहाँ हो तुम? वो अभी नहीं बता सकता, पर मैं जल्दी आऊंगा तुम्हें लेने। मेरी बात ध्यान से सुनना। बुआ के यहाँ हूँ, अच्छी बात है। अभी और कहीं मत जाना जब तक मैं ना बोलूं। ओके बेबी? ओके, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसने फोन काट दिया। उसके कान अलर्ट मोड में आ गए। मनु चुपचाप बाथरूम में गया। वहां उसने फ्लश टैंक खोला, उसमें से एक चाबी निकाली और उसे लेकर किचन में गया। किचन के लास्ट में पैर के पास एक कैबिनेट थी। उसमें शिवानी सिर्फ कबाड़ रखती थी। मनु ने उसका डोर खोला और अंदर हाथ डालकर एक छोटी सी सेफ निकाली। ये सेफ देखने में एक लोहे की जंग लगी हुई गुल्लक जैसी थी। उसने फ्लश टैंक वाली चाबी से ये गुल्लक खोली। उसके अंदर एक 22 कैलिबर की गन निकली। हमको पता था तो दिल्ली भाग आएगा। अचानक हुई इस आवाज से मनु चौंक गया। उसने तुरंत गन सिकंदर की तरफ कर दी। पहले लॉक तो खोल बकलोल, फिर बन अमिताभ बच्चन। मन्नू ने देखा सच में लॉक ऑन था। घबरा नहीं, हमको तुमसे ना कोई शिकायत है ना ही कोई नाराजगी। वो साला इस्माइल हमसे पूछे बिना ही सुपारी ले लिया था। अच्छा किया पकड़ा दिए। मैं कैसे पकड़ा पाता? बस बस ड्रामा ना करो। हवलदार खुद बताया हमको कि ओकरे साहब को भट से पाया रहा। खैर, अभी बकचोदी छोड़ो और जाओ शिवानी बिटिया को यहाँ लेकर आओ। मतलब ये कि उसका वहाँ बुआ के यहाँ होना ठीक नहीं है। जो भी हमारा जानकार है सबको ढूंढ रहा है पुलिस।
खासकर दिल्ली में तो बहुत किस्म का जासूस घूम रहा है। सुनो, हम क्या कहते हैं, यहाँ से जरूरत का सामान लो, कहीं से गाड़ी मांगो और जाओ किशनगंज। बिटिया को लेकर हमें लेने वापस यहीं आओ, फिर हम दोनों को लेकर गोरखपुर बॉर्डर पर छोड़ दो। बस तुम्हारा काम खत्म। अरे पर ऐसे कैसे? आप यहाँ भी तो सेफ नहीं है, और कार से जाएंगे तो और ज्यादा पकड़े जाने का रिस्क होगा। भक बुड़बक, इधर बुरारी में इतना प्रवासी लोग रहता है कि पुलिस इधर आता ही नहीं है। तुम हमारी चिंता ना करो, जो कहा वो करो, और एक बात जान लो पहलवान। सिकंदर का लहजा अचानक वायलेंट हो गया। जो होशियारी इस्माइल के साथ की है ना, वो हम पे आजमाए तो इतना टुकड़ा करेंगे तुम्हारा कि तुम्हारे अमले का पूरा कुनबा आकर भी सड़क से भी नहीं पाएगा। और अगर तुम ही गायब हो गए तो क्या होगा समझते हो? सिकंदर उसे साफ धमकी दे रहा था कि अगर वो इधर उधर हुआ तो उसके घर वाले जान से जाएंगे। मन्नू कोई तिगड़म सोचने लगा। इसी बीच सिकंदर ने 2 500 की गड्डी निकाली और मन्नू को थमा दी। गाड़ी का इंतजाम करने में मन्नू को 1 घंटा लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे 75,000 में एक सेकेंड हैंड वैगनआर मिली, जिसके सारे कागज पूरे थे। सिकंदर ने उसे 9 बजे वापस आने की डेडलाइन दी थी। 6 तो यहीं हो गए थे। मन्नू मेन रोड से बचता हुआ ट्रैफिक को डॉज करता रहा था। कुछ टेंशन और फिर लाल किले पर लगे लंबे जाम को देखकर पता नहीं मन्नू को क्या सूझा कि उसने कार आईएसबीटी की तरफ मोड़ ली और वाया करोल बाग वसंत कुछ जाने की कोशिश करने लगा। 6:30 बजे मन्नू जाम से खिसकता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक जगह उसे स्पीड अप करने का मौका मिला, पर यहां भी रेड लाइट होने में बस 5 ही सेकंड्स बचे थे। मन्नू ने रेस पर पांव दबाया और रेड लाइट होने के बाद भी लाइट जंप कर दी। ठीक उसी टाइम पर एक स्पॉटी बाइक पर जूम करता लड़का उसके सामने आया और मन्नू ने उसे हवा में उड़ा दिया।